हमारा जानी दुश्मन चीन आखिर क्यों कर रहा है मोर की खेती, वो भी हजारों की तादाद में। इन बेगुनाह पक्षियों को पिंजरे में कैद क्यों रखा जा रहा है और कैसे सिर्फ मोर पालकर चीन हर साल छाप रहा है करोड़ों का अंधा पैसा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो हमारे धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, आज वही पक्षी चीन में एक बड़े पैमाने की फार्मिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, जिस मोर को भारत में पवित्र माना जाता है, उसी मोर को चीन में पिंजरों में बंद करके पाला जा रहा है और इन बेजुबान पक्षियों के व्यापार से उसने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। मोर को दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी माना जाता है। हालांकि तेजी से घट रहे जंगलों की वजह से पूरी दुनिया में मोर कहीं गायब हो चुके हैं और भारत के जंगलों में भी मोर दिखना काफी दुर्लभ है। लेकिन चीन की इन सीक्रेट पिकॉक फैक्ट्रीज में आपको एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों मोर दिख जाएंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रीय पक्षी को चार दीवारों में कैद करके रखने के पीछे क्या चीन की कोई चाल है? चीन फैक्ट्री में कैसे की जाती है पिकॉक फार्मिंग और इन खेतों में रहने वाले मोर जब बड़े हो जाएं तो उनके साथ क्या किया जाता है, जानेंगे पूरी सच्चाई। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मोर एक ऐसा पक्षी है जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि यह दुनिया में उन गिने चुने पक्षियों में शामिल है जिनके पंख में जादू होता है। बारिश में मौसम में जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं, तब इनकी सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। कुदरती रूप से ग्रो करने वाले इन मोर पंखों की भव्यता के लोग इतने दीवाने हैं कि आज तक हजारों फैक्ट्रीज में उनकी रेप्लिका यानी कृत्रिम नकल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फैक्ट्री इसमें सफल नहीं हो पाई और यही बात इन मोर पंखों को दुर्लभ भी बनाती है। पीकॉक फेदर्स की इस दुर्लभता ने सदियों से हम इंसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। प्राचीन काल में मोर पंखों से कई खूबसूरत आभूषण बनाए जाते थे। हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण को भी मोर पंख काफी पसंद थे और भारत में तो मोर पंख को विद्या और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसी के चलते हम इंसान मोर पंख को इकट्ठा करने में दिलचस्पी दिखाते हैं और पिछले कुछ दशकों से मोर पंख को कलेक्ट करना इंसानों की ऐसी ख्वाहिश बन गई है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कोई इन पंखों को अपने घर में रखता है तो कोई मंदिर में, कोई किताबों में, तो अमीर लोग इसका इस्तेमाल प्रीमियम होम डेकोर में करते हैं। इसके अलावा मोर पंख को लकी चार्म भी माना जाता है। भारत के वास्तुशास्त्र और चीन के फेंग शुई विद्या में भी कहा जाता है कि मोर के पंख को घर में रखने से किस्मत चमकती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। इसलिए मोर पंख का एक अलग ही महत्व है। अब वैसे तो मोर पंख अपने कुदरती रूप से झड़ते हैं, जिन्हें ग्रामीण किसान जंगलों से इकट्ठा करते थे, लेकिन जैसे जैसे जंगल खत्म होते गए वैसे वैसे मोर कम होते गए और अब जंगल में मोर का पंख मिलना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना पुराने खजानों को ढूंढना। और यहीं से शुरू होती है चीन के पिकॉक फार्मिंग बिजनेस की कहानी, जिसमें चीन के किसान मोर पंख बेचकर अंधा पैसा छाप रहे हैं। लेकिन ये फार्मिंग कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। अब किसी भी तरह की एनिमल फार्मिंग के लिए सबसे पहले तो चाहिए बड़ा मैदान, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस से बड़ा मुनाफा तब होता है जब उस बड़े स्केल पर उसे पहुंचाया जाए। और पीकॉक फार्मिंग का भी पहला कदम यही है, एक बड़ा खुला और सुरक्षित मैदान तैयार करना। मोर बाकी पक्षियों के आकार से बड़े होते हैं और इन्हें अपने शानदार पंख फैलाकर खुले में घूमने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। आसान शब्दों में कहें तो एक मोर को कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। यानी अगर कोई किसान 10 मोर पालना चाहता है तो उसे लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा। इसके बाद मैदान के चारों तरफ 6 से 7 फीट ऊंची फेसिंग की जाती है, जिन्हें कंक्रीट दीवार से नहीं बनाया जाता बल्कि जाली से बनाया जाता है, ताकि मोर को ऐसा ना महसूस हो कि वो कैद में है। लेकिन इतनी नीची दीवार क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मोर ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते, इसलिए इतनी ऊंचाई की बाड़ उनके लिए सुरक्षित होती है। अब ये तो सिर्फ बाहरी अरेंजमेंट है, असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि मोर बड़े नाजुक पक्षी होते हैं
और तेज गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, इनका असर सीधे मोरों की सेहत पर पड़ता है। इसलिए किसानों को उनके लिए मजबूत और छायादार शेल्टर बनाना पड़ता है। इन शेल्टर्स में लकड़ी, कंक्रीट ब्लॉक्स और पेड़ों की टहनियों की मदद से ऊंचाई वाली बैठने की जगहें बनाई जाती हैं, ताकि मोर कभी कभार ऊपर चढ़कर आराम कर सकें या खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर कभी कोई शिकारी जानवर बाड़ तोड़कर अंदर घुस आए तो मोर ऊपर चढ़कर खुद को बचा भी सकते हैं। इस शेल्टर के फर्श पर लकड़ी की फ्लोरिंग होती है और सर्दियों के मौसम में वहां हीटेड फ्लोर लगाई जाती है, क्योंकि मोरों के पैर काफी सेंसिटिव होते हैं और ठंडी जमीन में उन्हें फंगल इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं इन्हें रोजाना खाने में अनाज, कीड़े मकोड़े, छोटे सांप, मछलियां और यहां तक कि मेढक तक सर्व किए जाते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ नेचुरल रहे और शरीर मजबूत बने। साथ ही उनके डाइट में न्यूट्रिशन और विटामिन्स की मात्रा भी बैलेंस की जाती है, ताकि न सिर्फ वो दिखने में सुंदर बने बल्कि सेहतमंद भी रहें। अब इतनी सारी तैयारी करने के करीब 10 से 12 मोर को जिस पिंजरे में कैद करके किसान एक खास सीजन का इंतजार करते हैं, जो है पीकॉक मेटिंग सीजन। यही वो समय है जब एक मोर दूसरे को रिझाने के लिए नर मोर अपनी भव्य पूंछ फैलाकर मादा मोरों को लुभाने की कोशिश करते हैं, और इस खूबसूरत प्रक्रिया के दौरान कई बार उनके पंख टूटकर नीचे गिर जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है कमाई की पहली इनकम स्ट्रीम, पीकॉक फेदर कलेक्शन। हालांकि इससे उनकी कमाई काफी कम होती है, असल बिजनेस तो बाद में होगा। खैर, कहानी पर वापस आए तो एक बार जब मेल पीकॉक अपने पंख फैलाकर फीमेल पीकॉक यानी पीहेंस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तब जैसे ही मादा मोर को कोई नर मादा पसंद आता है तो वो भी संकेत देना शुरू करती है, जिसके लिए वो अपने पंख खोलकर उसके पास जाती है और उसकी हरकतों की नकल करती है, जैसे कह रही हो मैं तैयार हूं। इस तरह हरकत को देखकर नर मोर समझ जाता है कि उसे हरी झंडी मिल चुकी है। फिर उनकी मेटिंग होती है। फिर मोरों की मेटिंग प्रकृति की सबसे अद्भुत प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें नर मोर अपने पंख फैला कर रखता है, और जब ये मीटिंग पूरी होती है तो कुछ ही समय बाद मादा मोर अंडे देना शुरू करती है। आमतौर पर एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, लेकिन ये अंडे वो किसी दिखने वाले घोंसले में नहीं रखती, बल्कि बड़ी बड़ी घास के बीच या जमीन पर बनी किसी छोटी सी जगह में छुपा कर रखती है, ताकि शिकारी जानवर से उसे बचाया जा सके। अगला चरण होता है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो समय जब फीमेल पीकॉक हमेशा उन अंडों के पास बैठती है, उन्हें अपने शरीर की गर्मी देती है और किसी भी खतरे से उनकी रक्षा करती है। यह पीरियड लगभग 27 से 30 दिनों तक का होता है। करीब 1 महीने बाद जब अंडा फूटता है तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, बेहद नाजुक, बेहद मासूम। इन्हें कहा जाता है पीचिक्स। ये छोटे चूजे इतने कोमल होते हैं कि चूहे भी इन्हें डरा सकते हैं। यही वजह है कि ये पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो खाने की तलाश हो या खुद को सुरक्षित रखने की समझ। मादा मोर हर वक्त उन्हें साथ रखती है, जैसा एक साया जो हर खतरे को खुद पर ले। दोस्तों, अब ये नन्हे पीचिक्स बड़े होने लगते हैं तो उनका रंग कुछ खास नहीं होता, बल्कि काफी डल और मटमैला सा होता है। उनके पंख भी भूरे रंग के होते हैं, जो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी खूबसूरती सामने आने लगती है। करीब 3 से 4 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते नर मोर यानी मेल पीकॉक के पंख धीरे धीरे रंग बदलने लगते हैं। इन भूरे पंखों की जगह नीले, हरे और सुनहरे रंगों की चमकदार परतें उभरने लगती है, जैसे प्रकृति अपने ब्लैक कैनवास पर ब्रश से खूबसूरत रंग भर रही हो। और फिर एक दिन वो मोर अपने पूरे सौंदर्य में सामने आता है, राजसी पंख फैलाए जैसे कोई ताज पहने खड़ा हो। और यहीं पर पीकॉक फार्मिंग की एक साइकिल खत्म होती है। लेकिन पक्षी पालन करके इन किसानों ने अपने पिंजरों में मोर की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन वो इसमें कमाते कैसे हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मोरों को जिंदगी भर पालना और हर साल उनके पंख बेचते रहना। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो जंगल में एक पीकॉक औसतन 10 से 25 साल तक जीता है, लेकिन जब उसे कैद करके रखा जाए तो वो आराम से 35 से 40 साल तक जिंदा रह सकता है। यानी एक बार पाल लो तो कई साल तक उसकी कमाई चलती रहती है। हर साल मीटिंग सीजन के दौरान जब मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर डांस करते हैं तो कई पंख खुद ब खुद गिर जाते हैं। किसान उन गिरे हुए पंखों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा करते हैं, और जब मोर बुजुर्ग होने लगता है तो उसके बाकी हुए पंख भी बहुत ध्यान से निकाल लिए जाते हैं।
लेकिन इतनी सफाई से कि उसे कोई शारीरिक नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर मोर को दर्द पहुंचा तो फिर वो दोबारा पंख नहीं उगा पाएगा। ये पंख फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। फैशन इंडस्ट्री से लेकर होम डेकोर, पूजा सामग्री, आर्ट वर्क और यहाँ तक कि फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइन तक में इनकी भारी डिमांड रहती है। हर एक पंख की कीमत डॉलर में जाती है और यही से चीनी किसान पैसे कमाते हैं। दूसरा तरीका है मोर ही बेच देना। जी हाँ, जब एक मोर के बच्चे यानी पीचिक्स पैदा होते हैं तो उन्हें करीब 3 साल तक उनकी मां के साथ रहने दिया जाता है। जैसे उनके पंख पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, किसान उन्हें दूसरों को बेच देते हैं, या तो दूसरे फार्मर्स को या फिर उन खरीदारों को जो आगे उनके पंख निकाल कर बेचते हैं, और कभी कभी तो मीट के लिए भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोर का मीट भी? जी हाँ, मुर्गी और बतख की तरह मोर का मीट भी कुछ लोगों को पसंद आता है। हालांकि ये बहुत ही लिमिटेड और रिच क्लास के बीच ट्रेंड में रहता है और मांस मार्केट में इसकी बिक्री नहीं होती। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर फार्मर्स उन्हें मारते नहीं, लेकिन हाँ, जिंदगी भर पिंजरे में रहकर उनके पंखों से लाखों की कमाई जरूर की जाती है। दोस्तों, आज के समय में पीकॉक फार्मिंग चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में एक उभरता हुआ बिजनेस है और कुछ जगहों पर तो इसे लाइफ टाइम प्रॉफिट इंडस्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत मोर को नुकसान पहुंचाना या उनके पंख तोड़ना अपराध है। केवल वो पंख बेचे जा सकते हैं जो मोर अपने नेचुरल प्रोसेस से गिराते हैं, लेकिन सीमा पार इन नियमों की परवाह नहीं की जाती। तो क्या चीन की तरह ही दुनिया के बाकी देश में भी मोर की खेती होनी चाहिए? क्या इससे विलुप्त हो रहे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का संरक्षण हो सकता है, या फिर ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।